हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं 2023 के लिए, यानी कि 2023 के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम लेखपाल का हो गया है, अब सोच रहे हैं बच्चे कि आगे का देखें, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो कोई है नहीं, जल्द आने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा जाए। तो कुछ सोचते हैं, और लाइफ में हर एक को सोचना भी चाहिए अपने से आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं 2023 के लिए बुक लिस्ट, जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। और ये बुक लिस्ट होंगी बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, यानी कि बेसिक से आप एडवांस तक की बुक लिस्ट यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस की अगर फॉलो करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा कि बुक्स सब बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ तो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, बट मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बुक्स के बारे में भी बताऊँगा, और यूपी पीसीएस के बारे में भी बताऊँगा, और कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपको कम समय में और स्मार्ट तरीके से मेहनत करने पर आपको सफलता मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पॉलिटी की बात करता हूं, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक बार जो पढ़ लेता है उसे इंटरेस्ट आने लगता है। शुरू शुरू में दिक्कत होने वाली है, बट जैसे ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है पॉलिटी से ही आते हैं। तो पॉलिटी में आपको पता है कि अगर बेसिक पढ़ रहे हो, या फिर आप अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान कैसे देना है? आपको बेसिक बुक्स यानी कि एनसीईआरटी पकड़ना है। और एनसीईआरटी ये भी नहीं कि 6 से लेकर 12 तक रटे जा रहे हैं, नहीं, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा वीक है तो 6 से लेकर 12 तक पकड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से केवल और केवल 2 बुक ये देख सकते हैं, केवल और केवल 2 बुक। यह है 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। ये 2 बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी अगर बेसिक पढ़ रहे हो, पहले अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हो, उससे पहले आपको ये पढ़नी है। इसमें क्या है? इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या फीचर्स हैं, है ना, ये चीज़ें मोटी मोटी दे रखी हैं। ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी में क्या दे रखा है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से यूपीएससी में भी। ठीक है, तो इसमें दोनों बुक पढ़ सकते हो, ज़्यादा बुक बड़ी नहीं है, एक हफ्ते में ख़त्म कर दोगे। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपकी ये बुक खत्म हो जाए, उसके बाद हमें पढ़ना है एडवांस लेवल पर स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक के अलावा तो काम चलता नहीं है कोई भी। बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़े हमारा काम यूपीएससी या यूपी पीसीएस में नहीं चलने वाला। तो उसके लिए ये है बुक लक्ष्मीकांत। भाई लक्ष्मीकांत को कौन नहीं जानता है? ये है लक्ष्मीकांत की बुक। लक्ष्मीकांत तो भाई एक तरह से पॉलिटी के लिए बाइबल है। इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से नोट्स के फॉर्म में बुक आपको पब्लिश की हुई है, और बहुत ही क्रिस्प, एक तरह से बहुत ही सरल तरीके से समझाया भी गया है। एक बार पढ़ने में आपको दिक्कत होने वाली है, पहली बार में आपको हो सकता है 15 दिन 20 दिन लग जाए, बट एक बार पढ़ लो सही से, उसके बाद आपको सही बता रहा हूँ, ये पन्ना कब बुक जो है इस तरीके से मतलब पढ़ के ख़राब हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगी। ठीक है, पन्ने पढ़ के पन्ने गंदे हो जाएंगे, लेकिन पता भी नहीं लगेगी। शुरू में दिक्कत होने वाली है। ये नया एडिशन है मेरे पास, ये पुराना एडिशन है, तो इससे अगला नया एडिशन भी आया तो वो ले लेना, नहीं तो यही एडिशन ले लेना। ठीक है, पॉलिटी आपकी हो जाएगी, पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी से सीधे डायरेक्ट 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं यूपीएससी यूपी पीसीएस में भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स पे। देखिए, इकोनॉमिक्स ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट ही थोड़े साइंटिफिक तरीके से होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों जितना अच्छे से पहले बेसिक्स पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें एक बार पढ़ना है, बार बार ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी मैं बुक बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक ले रखी है, दूसरी बुक अभी
परचेस मुझे करनी है, क्योंकि मैं एक रीडिंग कर रहा था, जो मैं बुक पढ़ता हूँ वही रीडिंग, जो मैं रीडिंग करता हूँ तभी बुक लेता हूँ। ठीक है, तो यह है एक तो इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यह है अब पहले 11th क्लास की थी, अब शायद 12th क्लास में इसका सिलेबस हो गया है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट ये बुक पढ़नी है, इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये दो बुक पढ़ने के बाद आपको आना है एडवांस बुक पर। एडवांस बुक शायद आपको पता होगी एडवांस बुक कौन सी, हाँ जी यह है एडवांस बुक इंडियन इकोनॉमिक की, रमेश सिंह। देखो रमेश सिंह है या फिर श्री राम के, आप कह सकते हो श्री राम के, अगर आपके पास श्री राम के नोट्स हैं या फिर बुक भी अब आ गई है तो श्री राम की पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या फिर आपके पास रमेश सिंह है तो रमेश सिंह पढ़ लेना, बेल साइड है, कोई भी पढ़ सकते हो आप, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं ये पढ़ूंगा मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, सॉल्व। अब आते हैं नंबर 3 इन्वायरमेंट पर। दोस्तों आपने हर एक क्लास में इन्वायरमेंट का चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। कैसे? हम शुरू से लेकर यानी कि आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th तक आपको हर बुक के पीछे, सोशल साइंस के या फिर किसी भी साइंस की बुक के पीछे एक चैप्टर होता है इन्वायरमेंट का, लास्ट बुक के लास्ट में, जो कि आता नहीं था सिलेबस में, बट वो बुक के अंदर था। क्यों होता था? जिससे कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस हो कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट का हर चैप्टर आपको पता था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इन्वायरमेंट मैंने नहीं पढ़ी है, आपने सबने इन्वायरमेंट पढ़ी है और आपको इसमें बिलीव भी करना है कि मैंने इन्वायरमेंट पढ़ रखी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा है तो बस मैं बता रहा हूं कि भाई या तो आपके पास एनसीईआरटी है इन्वायरमेंट की, कि भाई ये कह देते हैं कि बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लो 12th क्लास की, बट मैं इस चीज़ पे नहीं विश्वास करता हूँ। ठीक है, मेरा मानना ये है, देखिए अब ये बुक आप समझ में नहीं आ रही हुई कौन सी बुक है, लेकिन ये रमेश सिंह है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम जब मैंने ली थी है तो अवेलेबल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मुझे फोटो स्टडी करवानी पड़ी और देख लो इसकी हालत क्या हो गई है। ठीक है, तो शंकर आईएएस की ये बुक ले लेना, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें एक तरह से दूसरी चीज़ ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेना। ये मत सोचना ये मोटी है, मोटी बिल्कुल नहीं है। आपने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ रखी होंगी, जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या होती है वो आपने पढ़ रखी होगी, इकोसिस्टम क्या होता है वो पढ़ रखा होगा, फूड चेन फूड वेब क्या होता है वो सब आपने एक तरह से पढ़ रखी। इसमें रिवाइज करना है बस नोट्स के फॉर्म में, बिल्कुल जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इन्वायरमेंट का टॉपिक हो गया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री का टॉपिक ऐसा है कि सबको दिक्कत आने वाली है हिस्ट्री में भी, खासकर आप करो एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री इतनी रुला देती है, क्योंकि मैंने फेस की है वो चीज़ें, मैंने 3-3 4-4 बुकें बदली हैं, क्योंकि मुझे एक तरह से समझ में नहीं आता था। बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड तो मुझे तो एक तरह से हिस्ट्री वगैरह ये तो सब ऊपर से जाती थी, तो बड़ा हिस्ट्री, खासकर हिस्ट्री मुझे टफ लगती थी। हिस्ट्री वो भी एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि मुझे क्रोनोलॉजी याद नहीं रहती थी, रटने पड़ते थे, बहुत सारे वर्ड्स जो ऐसे होते थे, आपको पता है संस्कृत वर्ड होते हैं या फिर और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो वो समझ में नहीं आती थी, याद नहीं होती थी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी बुकें बदली, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए सबसे आपको पता होगी कि भाई एंशिएंट, सबसे पहले मैं बात कर दे लेता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सब कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो 6 से लेकर 12 तक। यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखो 6 से लेकर 12 तक पढ़ोगे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको रिकॉल कितना कर पाओगे, समझे? तो रिकॉल नहीं कर पाओगे तो उसके लिए देखो एक बुक है, आपको शायद पता होगी, ये है 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, RS शर्मा यानी कि राम शरण शर्मा। ठीक है, ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है एंशिएंट की, एंशिएंट इंडिया। आप इससे पढ़ लोगे, मुझे पता है कि आपको इसको रिकॉल करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये नोट्स के फॉर्म में नहीं है। तो जैसे मैंने इतनी चीज़ें भटकने के बाद चीज़ें पाई गई, तो मैं चाहता हूं कि आप ना भटकें, क्योंकि जो मैंने दिक्कत फेस की वो आप फेस ना कर पाएँ। तो उसके लिए मेरे को एक बाद में बुक मिली, जो कि बड़ी, जो एक मैम है पूनम दलाल दैया, ठीक है, वो IPS भी रह चुकी हैं, इस टाइम IRS हैं, इन्होंने खुद ने लिखी है ये बुक। तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है अगर मैं बात करूं, ये नोट्स के फॉर्म में है। और दूसरी बात ये है मैकग्रॉ पब्लिकेशन की बुक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एंशिएंट इंडिया एंड मेडावल, इसमें एंशिएंट पार्ट है और मेडावल का इंडिया का पार्ट है। तो इसमें बहुत बढ़िया, अगर 2-3 बार रिवाइज कर लोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस इतना पढ़ लो बहुत है। दूसरी चीज़ मेडाइवल इंडिया की, देखो मेडाइवल इंडिया में मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। देखो इसी को पढ़ लो, इसको ही तुम पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं निकलते हैं इसमें से, और ज़्यादातर जो निकलते हैं वो भैया कोई नहीं कर पाता है हिस्ट्री में, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लो और इसको रिवाइज कर लो सही से, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री की बात। देखो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है आपकी जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसमें, क्योंकि इसमें एक तरह से ज़्यादातर मेजॉरिटी पार्ट जो है 70 to 80% जो पोर्शन है हिस्ट्री का वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता है। खासकर जो 1857 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो 2 बुक मेरे को प्रेफर करी गई थी पहले। एक तो बुक थी बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, जो शायद टीना डाबी मैम ने भी प्रेफर की थी, वो भी पढ़ती थी इसको, तो इसको पढ़ सकते हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो आपकी जो है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, ये इससे अच्छी बुक कोई है नहीं, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एक तरह से नोट्स के फॉर्म में, ये मोटी नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे आपको बिल्कुल मज़ा आने लगेगा। क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ना कि भाई सबसे पहले क्या करना कि भाई 1600 सदी में भाई यार 1600 से भाई अंग्रेज आए, ये वो, फिर उसके बाद मतलब क्रोनोलॉजी से पढ़ोगे, फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद से क्या हुआ, फिर उसके हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया आपको रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। अब आता है हिस्ट्री में एक पोर्शन आता है जो कि यूपीएससी में खासकर पूछा जाता है, और बाकी एग्जाम में तो कम पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी में विशेषकर पूछा जाता है, वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। सही है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि संस्कृति और कला और संस्कृति का जो पोर्शन है वो आता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ही बुक है, एक ही बुक है नितिन सिंघानिया। तो नितिन सिंघानिया को पढ़ लो, उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ो और सिलेबस देख के पढ़ो, सही है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और नोट्स बना लो इसके अलग से। देखिए मेरे पास इसके नोट्स भी अलग से बने हुए हैं, और जितनी मैंने पढ़ी है इसके नोट्स बना रखे हैं। तो इसमें छोटे छोटे जैसे चैप्टर है पूरा, उसका एक छोटे से नोट्स बना लो और वहीं पर रख दो। हर चैप्टर के आगे एक नोट्स बना लो A4 साइज में और उसको रख दो, जिससे क्या है हमें रिवाइज भी हो जाएगा और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसको पूरी बुक नहीं पढ़ना है, सही है। अब दोस्तों ये तो हो गई हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है, हिस्ट्री खत्म। अब हमें चीज़ें क्या करनी है, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगला है हिस्ट्री हो गई, नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सबको दिक्कत आती है ज्योग्राफी में। जिसका ज्योग्राफी का ऑप्शनल है बहुत बढ़िया, उसे तो और पढ़ना पड़ता है, एडवांस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्योग्राफी अच्छा खासा, क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट भी है, समझने वाला भी सब्जेक्ट है। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी है वो समझने वाली है, इंडियन ज्योग्राफी है वो है रटने वाली, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो रटने वाली, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको 2 बुक्स पढ़नी है, 2 बुक्स आर नेसेसरी, मस्ट बी रीड इट। इसमें कौन कौन सी है, एक बुक है आपका 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, दोनों बुक एनसीईआरटी हैं 11वीं क्लास की, ठीक है। दीज आर द कंपलसरी बुक, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, एनी हाउ, इसके बिना आपका काम चलने वाला ही नहीं है, ठीक है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको इससे पढ़ना है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें क्या है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, और इसमें क्या है कि भाई इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ कि इसमें लोकेशन है, ठीक है, फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज सिस्टम है, और क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सॉइल वगैरह जो भी आता है इंडियन ज्योग्राफी में वो सब है। उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, देख लो आप सही से, और आपको बुक यही लेनी है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी है। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी सब मिल जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप में देखो क्या क्या चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, ठीक है, और ये ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी है, ये 3-4 टॉपिक हैं, इसमें आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये चीज़ें पढ़नी है। देन आते हैं हम एडवांस लेवल पर। देखो एडवांस लेवल पे अगर आपका ऑप्शनल नहीं है, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो मेरा मानना तो ये है कि भाई ये पढ़ लो 2, बाकी मैपिंग वगैरह कर लो, मोर देन सफिशिएंट है बस। ठीक है, बाकी फैक्ट वगैरह है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, ये मोर देन सफिशिएंट। अगर थोड़ा और भी पढ़ना है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे अधूरा हो रहा है, तो भैया आ जाओ इस पे, ठीक है। यहाँ आते हैं हम, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है सविंदर सिंह, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह है, बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन मेरा मानना तो यह है, ये अगर आप
ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब इस पे जाए, बाकी इस पे ना जाए तो सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी के माजिद हुसैन। ठीक है, यह है माजिद हुसैन, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कवर हो जाएगी। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी का मोस्टली कवर हो जाएगा। इसमें आपका फैक्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, और मिनरल्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। इंडिया में क्या क्या मिनरल्स हैं, कौन सा देश आगे है, कौन सा क्या है, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, इसमें सब कंप्लीट, रिसोर्सेज वगैरह, सॉइल्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पढ़ लेना बस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ज्योग्राफी ख़त्म। तो ये मेन बुक्स हैं, आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेंगी अगर आप इन चीज़ों को आप अगर तैयारी करने वाले हैं तो। और मेरा मानना ये है, अगर आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो या फिर कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना, इसमें एडवांस में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और है दोस्तों, एक चीज़ ये है कि भाई देखो, ये एटलस, देखो एटलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है तो एटलस आपको फॉलो करनी है, और उसमें जो भी करंट अफेयर्स के, मतलब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें जो भी न्यूज़ में आया उसमें हाईलाइट कर देना है, एक पन्ने पे लिख लो या तो फिर और हाईलाइट कर लो। ठीक है, कि भाई क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है, तो इसको जिससे कि हमें याद रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है लेना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर ले लेना, जिससे कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले लगा लें, उसके बाद हमें पता लग जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और रही बात पीसीएस में, देखो पीसीएस की बात करूं तो पीसीएस में भी यही चीज़ें आती हैं, पीसीएस में कुछ अलग से चीज़ें नहीं आती हैं पीसीएस में। हाँ भाई, एक चीज़ और है कि भाई पीसीएस में इतना डिफरेंस हो जाता है कि आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसकी घटना चक्र लेना है साथ में, और ये एडवांस बुकें तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और साइंस के लिए आपको 9 से लेकर 8 से लेकर 10th तक की जो है साइंस की बुक है वो पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों बुक लिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर कोई भी अपर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, जैसे सीडीएस, एनडीए, कुछ भी। ठीक है, तो आप अगर इन चीज़ों को, बुक्स को फॉलो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, एक न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो अगर आपके आसपास आए, नहीं तो आप द हिंदू पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर क्वेरीज हो, तो मैं, अगर मुझसे सॉल्व नहीं होगी तो मेरे से सीनियर्स हैं जो कि अब इंटरव्यू भी दे चुके हैं कई और सिलेक्टेड भी हैं, तो मैं उनसे आपको पूछवा के या फिर कोई भी आपके क्वेरीज दूर करवा सकता हूं। ठीक है, तो आपको ये निश्चिंत रखना है कि भाई कि कैसे होगा, क्या होगा। अगर कोई भी डाउट होगा कि कैसे प्लान करना है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। ठीक है, एग्जाम वॉरियर चैनल से जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी यूपीएससी की जन रही है, अब मेरी जो यात्रा रहेगी अब विशेषकर यूपीएससी पर फोकस, यूपीपीसीएस पर फोकस रहेगी, क्योंकि एक सही से अटेम्प्ट फिर से एक बार देना है, ताकत लगा के जो भी है, और उसमें सफलता हासिल करनी है। तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आप रनिंग करते थे, रनिंग विद मी, ठीक है, डेली रनिंग होती थी, वैसे ही आपको यूपीएससी के बारे में भी डेली टू डेली अपडेट होती रहेगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, बिल्कुल दिखाऊंगा हर चीज़ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि आप भी पढ़ते रहें। भाई होगा जो होगा, कुछ नहीं, देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं कि भाई एक बार मेहनत तो कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इन द एंड, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे एक बार ये तो है कि भाई एक बार मेहनत कर लो, चाहे भले से कुछ भी हो। ठीक है, और मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, वायरल कर देना, जिससे कि जो भी गांव के बच्चे हैं, जैसे हम भी गांव के हैं, तो वो दिक्कत फेस नहीं कर पाए। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे से पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कुछ भी, व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।